Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will study epidemiological methods, topic of community and preventive dentistry. Definition: the study of the distribution and determinants of health related state and events in population and the application of this study to control health problems. Normally distribution of disease and those determinants are those causes, health related causes जो कि एक इवेंट काज करते हैं विद इन द पॉपुलेशन, उसकी स्टडी को हम उसको स्टडी करने के लिए इसके लिए या द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि किस तरह हम उस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह पॉलिसी बना सकते हैं, किस तरह स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं. इसमें 3 कंपोनेंट्स है इस डिफिनीशन में. एक है डिजीज फ्रीक्वेंसी, disease distribution and determinants. Distribution, determinants and एक इवेंट की साइज कितनी है किसी भी कम्युनिटी में, तो 1 by 1 वो डिस्कस करते हैं. डिजीज फ्रीक्वेंसी, बेसिक मेजर्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी आर रेशियो और रेट. डिजीज फ्रीक्वेंसी को अगर आप मेजर करते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, तो रेशियो के जरिए और रेट के जरिए. अब रेशियो और रेट ये क्या होते हैं वो आगे लास्ट स्लाइड्स में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम मेजर करेंगे रेट को, किस तरह हम मेजर करेंगे रेशियो को, किस फार्मूले के तहत. इट हेल्प्स टू कंपेयर डिजीज फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट पॉपुलेशन और सब ग्रुप इन रिलेशन टू सस्पेक्टेड काजल काजेज. फ्रीक्वेंसी मीन्स कि सिंपली कि आपके पास किसी कम्युनिटी में कितने परसेंट लोगों में ये एक डिजीज एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन में और सब ग्रुप में, और फिर इसको कंपेयर करते हैं उस काजेस के साथ और अदर कंपाउंडिंग काजेस के साथ कि एग्जैक्ट काज क्या है और कंपाउंडिंग काजेस उसके साथ क्या क्या हो सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज. द बेसिक टेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज अकर्स इन पैटर्न विच गिव्स अ क्लू टू द कॉजेटिव फैक्टर्स. अब वो किस पैटर्न के जरिए आप उसको स्टडी करते हैं कि एक डिजीज काज हो गई है, वो किस पैटर्न के जरिए हो गई है, और उस पैटर्न के जरिए आपको एक क्लू मिल जाए, आप आइडेंटिफाई कर ले रिस्क फैक्टर्स को या कॉजेटिव फैक्टर्स को. दीज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स आर स्टडीड इन 3 टर्म्स: टाइम, प्लेस एंड पर्सन. कब, कहाँ पर और हु, कौन. ये 3 पैटर्न्स में, इन 3 टर्म्स में इस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज मीन्स काजेस. अ यूनिक फीचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू टेस्ट एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग काज ऑफ डिजीज. दिस एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज नोन एज एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज मीन्स अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो उसको हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहेंगे, कि इसमें आप अंडरलाइंग काज को आइडेंटिफाई करते हैं, एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को स्टडी करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर अंडरलाइंग काज को जो कि डिजीज की मेन अंडरलाइंग काज है वो क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं. एम्स क्या है इसका एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स का? टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिजीज प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन. कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी साइज क्या है किसी भी पॉपुलेशन में इस प्रॉब्लम की. टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. टू स्टडी एनालिटिकली मीन्स कि आप एनालिटिकली स्टडी करते हैं, या इसको हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं, कि आप एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को स्टडी कर लें, टेस्ट कर लें और आइडेंटिफाई कर लें एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को जो अंडरलाइंग काजेज होती है. To identify the etiological factors, ये भी उसका एम है. To provide the data essential to the planning, implementation, evaluation of services for the prevention, control, treatment, and to the setting up priorities among those services. कि आप वो डेटा कलेक्ट कर ले और या वो डेटा प्रोवाइड कर ले जो कि इम्पोर्टेंट होता है फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सर्विसेज, फॉरवर्ड पर्पस, for the preventive purpose, for the control purpose and for the treatment purpose. और या वो priorities, वो policies आप बना दे या वो priorities बना दे जो कि important होती है for that services.
to improve the health, to prevent the disease, or to overcome with the events, or to overcome with the situations. ये एम्स है. अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम मीन्स इन सारी चीज़ों का टू एलिमिनेट और रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज फ्रॉम द कम्युनिटी, सिंपल वर्ड्स में, और इट्स कंसिक्वेंसेस एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग. कि टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द कम्युनिटी, इट्स कंसिक्वेंसेस, एंड ऑल्सो टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग फॉर द पॉपुलेशन. तो ये अल्टीमेट एम है. प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स हैं. सबसे पहले एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वेगरस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए. फिर है सेकंड नंबर पे है करेक्ट इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशंस जितनी भी आप करते हैं, जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, वो करेक्ट हो, उसमें कोई एरर ना हो. एंड रेशनल एक्सप्लेनेशन, आपका रेशनल इंटेलिजेंट हो, सेंसिबल हो एंड रीजनेबल हो, एंड किसी को भी आसानी से समझ आ जाए. एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज फ्रॉम द कम्युनिटी एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन बाई, अब ये साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स के जरिए हो सकती है, कि आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस चीज़ को एनालिटिकली स्टडी करने के लिए और साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के लिए, आप एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए, एक नतीजे तक पहुंचने के लिए. एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस. अब एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस, इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं. एक आप क्वेश्चन आस्क करते हैं, दूसरा आप कंपैरिजन करते हैं. अब क्वेश्चन आस्किंग में भी दो चीज़ें हैं. या तो वो रिलेटेड टू द हेल्थ इवेंट्स होगा, जो भी इवेंट्स हैं, और या रिलेटेड टू द एक्शन होगा. Related to the health events means what is the event, what is its magnitude, where did it occurs, who are affected, and what did it happens. ये questions होते हैं, and these questions are related to the health events. Related to the action means what can be done to reduce this problem, to how to prevent it, what action has to be taken by the community, health services, other sectors, where and from, for whom, what resources are required, how are the activities to be organized, what difficulties will arise and how to overcome them. तो ये कुछ होते एक्शन के साथ, वो क्वेश्चंस कुछ रिलेटेड टू द इवेंट्स होते हैं. तो ये एक क्वेश्चन आस्किंग एक एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हो गया. दूसरा है मेकिंग कंपैरिजन. द बेसिक अप्रोच इन एपिडेमियोलॉजी इज टू मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ इन्फेरेंस. रेफरेंस आप बनाते हैं. दिस में बी कंपैरिजन ऑफ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, आर दोस हैविंग आर नॉट हैविंग द डिजीज. कि आपके पास एक साइड पे डिजीज्ड कम्युनिटी है, दूसरी साइड पे नॉन डिजीज कम्युनिटी है, इसको कंपेयर करते हैं. फिर आप जैसे कि कोरोना वायरस है, तो उसमें फिर आप उसकी जो सिम्टम्स है वो कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों को जिसको अगर कोई रिस्पिरेटरी अदर प्रॉब्लम्स हो, वो कोरोना ना हो, तो फिर कंपैरिजन देखते हैं और उसमें एक क्लू की तरफ चले जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ ये कोरोना है, ये कोई और अदर रिस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे कि COPD हो गया. ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर मेकिंग कंपैरिजन के जरिए. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड. The epidemiological triangle is a model that scientists have developed for studying health problem. It can help us understanding infectious disease and how they spread. The triangle has 3 corners. एक triangle है epidemiological triangle, जो कि हमें हेल्प करता है कि किस तरह हम एक इन्फेक्शियस डिजीज को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह उसकी स्प्रेड को अंडरस्टैंड करते हैं. ये पढ़ना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. दूसरा, आप जब प्लानिंग करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द प्रिवेंशन, तो आप किसी भी ट्राइंगल की किसी भी वर्टिक्स को आप डिस्टर्ब कर ले या इंटरवीन कर ले, तो आप उस सारी सीक्वेंस को डिस्टर्ब करते हैं. ट्राइंगल मीन्स कि ये आपको वही सीक्वेंस बता रहा है जिसके जरिए एक डिजीज की मतलब उसकी पैथोजेनेसिस और प्रोपेगेशन होती है. इसमें 3 चीजें: एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट. Agent are microbes that cause the disease. Host are organisms harboring the disease.
and environment are those external factors that cause or allow disease transmission. किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी भी ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में वो ट्रांसमिशन by the environment from the external forces. The mission of an epidemiologist is to break at least one of the sides of the triangle, disrupting the connection between the environment, the host, and the agent, and stopping the continuation of disease. अब एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि उन्होंने तो अंडरस्टैंड कर दिया एक ट्राइंगल को जिसमें तीन चीजें, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एक और फैक्टर भी है जो क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी एक दो स्लाइड बाद। इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का मिशन होता है कि उसमें से किसी ट्राइंगल के एक साइड को भी उन्होंने अगर स्टॉप कर दिया, या वो एनवायरनमेंट को स्टॉप कर दिया, उन्होंने एजेंट को स्टॉप कर दिया, इन्होंने होस्ट को स्टॉप कर दिया, तो फिर वो डिजीज की कंटिन्यूएशन को ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये इस तरह के ये इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल आपको पहले दिखाता हूं, एक नजर उस पर आप लगा दें। ये ट्राइंगल है। अब इसमें देख ले कि एक होस्ट है, एजेंट है एंड एनवायरनमेंट है। ये तीन उसकी वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स पे एनवायरनमेंट है, दूसरी वर्टेक्स पे एजेंट है, तीसरी वर्टेक्स पे होस्ट है। ये तीन वर्टेक्स है। अब इन तीनों वर्टेक्स में से आप किसी भी वर्टेक्स को अगर डिस्टर्ब करेंगे, इसके दरमियान कनेक्शन एजेंट एंड होस्ट की कनेक्शन को डिस्टर्ब करें, या एजेंट एंड एनवायरनमेंट की कनेक्शन को डिस्टर्ब करें, या एनवायरनमेंट एंड होस्ट के कनेक्शन को जब डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी सीक्वेंस को आप डिस्टर्ब करते हैं। मींस की डिजीज प्रोसेस को आप स्टॉप करते हैं, इंटरवीन करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर डिजीज की प्रोसेस ही नहीं होता, डिजीज काज ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब ये तीन एजेंट्स हैं। एजेंट व्हाट, द होस्ट हु एंड द एनवायरनमेंट वेयर। ये तीन चीजें हैं। एजेंट में हमारे पास मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाती है, बैक्टीरिया, वाइज, फंजाई, प्रोटोजोआ या टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। होस्ट में एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं। एंड एनवायरनमेंट में the environment is the favorable surrounding and condition external to the host and cause or allow the disease to be transmitted. अब environment में कुछ ऐसे हमारे पास diseases, some diseases live best in dirty water, others survives in human blood, still other like E. coli lives in warm temperature but are killed in high temperature. environment पे depend करता है। तो environment, होस्ट एंड एजेंट, ये थ्री पार्ट्स है एक ट्राइंगल की। फिर उसमें दरमियान में मिडिल में एक था टाइम। आपने अगर इसमें देखा होगा होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट, इसके दरमियान भी एक फैक्टर था जिसको हम टाइम कहते हैं। ये टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम में क्या कहते हैं कि इन द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज टाइम। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज हैव अ इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड दो तीन किस्म के होते हैं। The time between when the host is infected and when the symptoms occurs. एक टाइम ये हो गया कि जब एक होस्ट इफेक्ट हो गया और सिम्टम्स अपीयर हो गई, एक ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। दूसरा, our times may describe the duration of illness or the amount of time a person can be sick. अब बिफोर डेथ वो टाइम पीरियड जिसमें एक पर्सन इल था, इफेक्टेड था, एक वो टाइम हो गया कि बिफोर डेथ कितने टाइम पीरियड के लिए एक बंदा अफेक्टेड था, वो टाइम हो गया। ये दो किस्म की। ये थर्ड नंबर था, टाइम आल्सो डिस्क्राइब्स द पीरियड फ्रॉम एन इन्फेक्शन टू द थ्रेशोल्ड ऑफ एन एपिडेमिक्स फॉर अ पॉपुलेशन। ये एक जनरलाइज वर्ड सेंटेंस है। मीन्स के ये टाइम जब इन्फेक्शन होता है ना, तो एक पॉपुलेशन अफेक्टेड था और उस पॉपुलेशन में कितनी स्प्रेड हो गई थी और वो फिर किस तरह एक स्टोरी बन गई थी। एक एपिडेमिक फॉर अ पॉपुलेशन किस तरह बना था। जैसे कि हम कुछ साल बाद ये कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान में अगर ये अभी कंट्रोल हो गया तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 2019 से 2020 तक, या आप कह सकते हैं कि 2020 पूरा कोविड-19 से अफेक्टेड था। तो एक हिस्ट्री बन जाएगी, एपिडेमिक बन जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया लपेट में लिया था। जैसे कि पता नहीं कि 1990s में एक हो गया था निमोनिया का, फ्लू का,
सेम लाइक इफेक्ट था जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया था, अभी भी उसकी कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट सेम लाइक इसकी भी एक एपिडेमिक बन सकती है। तो टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट है। 4 चीज़ें हो गई, ट्राइंगल में 3 उसके कॉर्नर्स पे, साइड्स पे, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरमेंट, और दरमियान में टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। कोर एपिडेमियोलॉजिकल फंक्शन इन द मिड 1980s 5 मेजर टास्क ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस वर आइडेंटिफाइड। वो 5 टास्क क्या थे? पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, एनालिटिकल स्टडीज, इवैल्यूएशन एंड लिंकेजेस। और फिर रिसेंटली पॉलिसी डेवलपमेंट भी एक 6th नंबर पे एक उन्होंने टास्क एम्प्लॉय कर दिया है। ये 6 किस्म के हमारे पास टास्क हैं एपिडेमियोलॉजिकल पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस में, और ये 6 किस्म की एपिडेमियोलॉजी के टास्क हैं, मीन्स कि इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट ही इन्वॉल्व होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इज द ongoing systemic collection, analysis, interpretation and dissemination of health data to help guide public health decision making, and action surveillance is equivalent to monitoring the pulse of the community. क्या मतलब इसका क्या हुआ? मीन्स कि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस मीन्स कि वी आर सिस्टेमिक कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड डिसमिनेशन ऑफ दैट डेटा फॉरवर्ड पर्पस के, जिसके जरिए आप लोगों को गाइड करें, जिसके जरिए आप डिसीजन बना दें, जिसके जरिए आप एक्शन करें। जितना भी ये आजकल डेटा जो रिसर्च डेटा कलेक्ट हो रही है, और डेटा की बेस पे कहते हैं कि इतने लोगों पे इसका इफेक्ट हो गया, इतने लोगों पे इफेक्ट नहीं आया, ये इफेक्टिव या लेस इफेक्टिव है, सेम लाइक। तो ये पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस हो जाता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस विच इज समटाइम्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर एक्शन, के टेकिंग आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड पर्पस फॉर द एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिसमिनेशन एंड फाइनली फॉर द एक्शन, कि आप डेटा को ले लें, उस डेटा पे काम करें, उसके रिजल्ट्स देखें और बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर लें फॉर द एक्शन पर्पस। तो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस का मतलब यही है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन as noted above, surveillance provide information for action, as we discussed in earlier slide. One of the first action that results from a surveillance case report or report of a cluster is in investigation by the public health department. अब वो जो डेटा जो के सर्वेलेंस जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई सर्वेलेंस में, अब अगर उसमें कोई भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस रिपोर्ट होता है तो उसके लिए आगे क्या करना चाहिए? द इन्वेस्टिगेशन में भी एज लिमिटेड एज फोन कॉल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू कंफर्म और क्लैरिफाई द सर्कमस्टांसेस ऑफ द रिपोर्टेड केस, कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप कंफर्म कर ले हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम है पूरा, उधर जो लोग होते हैं उसे कंफर्म कर ले सर्कमस्टांसेस में जो भी केस रिपोर्ट होगी उसकी रिलेटेड। It may involve a field investigation required by the coordinated efforts of dozens of people to characterize the extent of an epidemic to identify its causes. कि आपके पास उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जो आपके पास अदर लोग आते हैं उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उसमें वही 2 चीज़ें अप्लाई होती है, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस, वो 2 अप्रोचेस जिसमें आप आस्किंग क्वेश्चंस करते हैं, आस्किंग एक्शन करते हैं, वो दोनों चीजें फिर यहाँ पर एम्प्लॉय होता है। तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन में यह होता है। एनालिटिकल स्टडीज मींस सर्वेलेंस एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशंस आर यूजुअली सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द काज, क्योंकि हमारी मेन चीज क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द काज, ये मेन चीज है। वो चाहे उसके लिए आप सर्वेलेंस की तरफ चले जाए, इसके लिए आप फील्ड इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाए, अगर उससे हो गया तो ठीक है, वो भी काफी है कि आपके पास वो प्रॉब्लम इवेंट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं एंड काजेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। बट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड एप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स, बट समटाइम्स एनालिटिकल स्टडीज एम्प्लॉयज मोर रिगरस मेथड्स आर नीडेड। समटाइम्स हमें फिर भी एनालिटिकल स्टडीज की जरूरत पड़ती है। हमने कहा कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, रिस्क फैक्टर और underlying cause को भी आइडेंटिफाई किया, but sometimes we also need analytical studies for rigorous methods. Often the
methods are used in combination with surveillance and field investigation provide clue or hypothesis, but causes and mode of transmission and analytical studies evaluating the credibility of those hypotheses. हमने देखा ना कि सर्वेलेंस में या फील्ड इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लू मिल जाते हैं अबाउट काजेस या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये पता चल जाता है, बट एनालिटिकल स्टडीज में आप प्रॉपरली इवालुएट करते हैं उस हाइपोथेसिस की क्रेडिबिलिटी को, उस हाइपोथेसिस को या उस काजेस को, क्योंकि आपके पास तो काजेस आ गई कि ये काजेस है इस चीज की, अब उस काज की भी क्रेडिबिलिटी आपने इवालुएट करनी है, और वो काजेस की क्रेडिबिलिटी को इवालुएट करने के लिए आपको एनालिटिकल स्टडीज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए एनालिटिकल स्टडीज भी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ होना चाहिए। Evaluation: epidemiologists who are accustomed to using systemic and quantitative approach have come to play an important role in evaluation of public health services and other activities. अब public health services and other activities को evaluation important होता है, इसमें epidemiologist का एक important role है। Evaluation basically है क्या चीज़? The process of determining as systemically and objectively as possible the relevance, effectiveness, efficiency and impact of activity with respect to established goal. क्योंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि what is the problem and what is the causes and what is the credibility of that causes, उसकी cause की credibility क्या है, but for this you will need a coordinated approach, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में कहा था। वो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी हो, उसको भी आपने प्रॉपरली इवालुएट करनी है, एंड आपने अदर एक्टिविटीज को भी इवालुएट करनी है। तो उस प्रॉपर जो आपका गोल होता है, उस गोल को एस्टेब्लिश करने के लिए आपने इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज को इवालुएट करना है, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, उसकी रिलेवेंस, इसकी एफिशिएंसी देखनी है, बट इट शुड बी सिस्टमिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए वो भी आपको क्लियर हो। तो ये इवाल्वेशन होता है कि आप किसी चीज़ को डिटरमाइन कर ले, उसकी ऑब्जेक्टिव भी हो, एक प्रॉपर मैनर में भी हो, उसकी रिलेवेंस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आप देख ले, या उसकी इम्पैक्ट देख ले उस एक्टिविटीज़ की, तो ये इवाल्वेशन है। लिंकेजेस: epidemiologists working in public health setting rarely act in isolation. In fact, field epidemiologist is often said to be team supported. अब एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ सेटिंग में काम करते हैं, बट फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ये टीम स्पोर्ट्स की तरह काम करते हैं। ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, an epidemiologist usually participates as either a member of the leader or the leader of the multidisciplinary team. Other team members may be laboratorians, sanitarians, infections control personnel, nurses, other clinical staffs. इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ये आपके पास एक टीम होता है। बट जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो लीडर होता है उस टीम का। अब उस टीम में मल्टी डिसिप्लिनरी लोग होते हैं, उसमें लेबोरेटरीशियंस भी होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लोग होते हैं, नर्सेस, क्लिनिकल स्टाफ भी होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी होते हैं। Many outbreak cross geographical and jurisdiction lines. So, co-investigator may be from local, state, or federal level of government, academic institution, clinical facilities, or the private sectors. कहते कि sometimes कुछ लोग अपनी लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसके अलावा हमें एक को इन्वेस्टिगेटर की भी साथ साथ, क्योंकि उस पर भी चेक रखना चाहिए, तो वो लोकल स्टेट से या फेडरल लेवल से या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी आ सकता है। टू प्रमोट करंट एंड future collaboration, the epidemiologists need to maintain a relationship with staff and other agencies and institutions. Mechanism for sustaining such linkages including officials, memorandum of understanding, sharing of published or online information for public health guidance, and outside patron and informal networking that take place at professional meeting. तो
इन सारे मैकेनिज्म को सस्टेन करने के लिए प्रॉपर लिंकेजेस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो फॉर दिस एपिडेमियोलॉजिस्ट को एक प्रॉपर क्या कहते हैं कि एक लिंकेज मेंटेन करना चाहिए। वो ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑफ एमओयूज़ के ज़रिए भी हो सकता है, या आप ऑफिशियली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं फॉर दी पब्लिक हेल्थ ऑडियंस, एंड आउटसाइड भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंकेजेस है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट न सिर्फ पब्लिक हेल्थ में काम कर सकती है, ये फील्ड में भी काम कर सकती है। अगर फील्ड में काम करेंगे तो उसको लीडर कहेंगे, और लीडर के अलावा अदर टीम मेंबर्स में भी लेबॉर्ट्री के लोग आते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारे लोग आ जाते हैं। समटाइम्स हमें को इन्वेस्टिगेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये एक टीम बन जाती है जिसका लीडर फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है। पॉलिसी डेवलपमेंट, हमने कहा था ना कि ये लास्ट में एक ऐड हो गई है, तो ये पॉलिसी डेवलपमेंट रिसेंटली। द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड्स विद द फॉलोइंग फ्रेज, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ health problems. While some academically minded epidemiologists have stated that epidemiologists should stick to research and do not get involved in policy development or even making recommendation, public health epidemiologists do not have this luxury. कुछ लोग का ये ख्याल है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट सिर्फ पब्लिक हेल्थ लेवल तक मीन्स के रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको कोई और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में या पॉलिसी डेवलपमेंट में या रिकमेंडेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट इसका काम भी यही हो, क्योंकि पॉलिसी डेवलपमेंट में भी एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब वो पॉलिसी रिलेटेड टू द हेल्थ only. Indeed, epidemiologists who understand a problem and the population in which it occurs are often in a unique qualified position to recommend appropriate intervention. As a result, epidemiologists working in public health regularly provide input, testimony and recommendation regarding disease control strategy, report disease regulation and healthcare policies. तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट एक प्रॉपरली आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि रेगुलरली आपको वो इनपुट देते हैं, टेस्टिमोनी एंड रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटेजी कि किस तरह डिजीज को कंट्रोल करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए। जो अभी हमें पाकिस्तान में कहा जाता है कि आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये सारी पॉलिसीज़ अगर बनाते हैं तो इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि एनसीओसी में बैठे होते हैं। मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। अब मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी, कि किस तरह हम मोर्टेलिटी रेट को मेजर करते हैं, किस तरह मॉर्बिडिटी को, डिसेबिलिटी को, नेटिलिटी को, या प्रेजेंस और एब्सेंस और डिजीज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज, या मेडिकल नीड्स, किल हेयर फर्टिलिटीज को किस तरह मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स को या अदर काजिंग फैक्टर्स है, इसको किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो ये 7 किस्म के मेजरमेंट्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी में। हम इसी में फोकस करेंगे कि कोशिश करें कि या मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी पे हम फोकस करें, क्योंकि अदर के साथ हमारा इतना कंसर्न नहीं है। टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो उसके लिए क्या टूल्स होना चाहिए। अब इसमें है तो एक होता है रेट, दूसरा रेशियो, तीसरा होता है प्रोपोर्शन। इस रेट के जरिए, इस रेशियो के जरिए, इस प्रोपोर्शन के जरिए ये चेंजेस आ सकती है। अब रेट क्या चीज है। measure the occurrence of some particular events in a population during a given time period, कि आपके पास गिवन टाइम पीरियड में a particular event कितनी बार अकर हो गई है। जैसे कि हमारे पास डेथ रेट है, तो डेथ रेट को हम किस तरह मेजर करेंगे। नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। इस तरह हम मेजर करते हैं डेथ रेट को या रेट को। रेशियो मींस, रेशियो क्या चीज है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज। न्यूमरेटर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा। अब रेशियो मींस कि वो आपको दो रैंडम क्वांटिटीज में उसकी रिलेशन, उसकी साइज की रिलेशन आपको बताता है। 1:1, 2:1, सेम लाइक। तो उसको मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्केबीज एट सर्टेन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद माल न्यूट्रिशन एट सर्टेन टाइम, कि इतने रेशियो में माल न्यूट्रिशन थे, ये रेशियो स्केबीज का है 1:2। तो 1 आपके पास स्केबीज है और 2 वो माल न्यूट्रिशन। तो दो रैंडम क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को आप देखते हैं। प्रोपोर्शन it is a ratio which indicates the relation in magnitude of part of the whole
न्यूमिनेटर इंक्लूड द न्यूमिनेटर, इट वुड यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज, कि इतने परसेंट लोगों में ये हो गए, ये प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है, कि वो रिलेशन देखते हैं मैग्नीट्यूड की या पार्ट या होल बॉडी की, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन या होल पॉपुलेशन की, वो प्रोपोर्शन देखते हैं कि इतने प्रोपोर्शन के लोग इफेक्ट हो गए, इतने लोग इफेक्ट हो गए, इतने परसेंट लोग इफेक्ट हो गए, इतनी फ्रीक्वेंसी थी, तो ये प्रोपोर्शन आ जाता है। तो उसको अगर हम मेजर करेंगे प्रोपोर्शन को, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस with scabies at certain time divided by the total number of children in the village at same times, कि स्केबीज से कितने लोग इफेक्ट हो गए डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगा कि इतने परसेंट लोग, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं एक विलेज में, और उसमें से कुछ लोगों को इफेक्ट हो गया, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पीपल है उसको डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल, इफेक्टेड लोग जितनी भी है उसको डिवाइड, जितने लोग इफेक्टेड हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो आपके पास ये प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज। आगे आते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या चीज है। न्यूमिनेटर refers to the number of times an event has occurred. It is specifically concerned with the events or with the problem. In case of rate, the numerator is a component of denominator. ठीक है, क्योंकि denominator तो आपके पास population आ गई, denominator means it relate to the population and would comprise of, हम रेट देखते हैं, रेट में मीन्स कि गिवन टाइम पीरियड में आपके पास कितनी बार एक इवेंट हो गया, तो यहां पर कहते हैं कि न्यूमिनेटर इज अ कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, गिविंग टाइम पीरियड में एक इवेंट कितने बार हो गया है, तो वहां पर आपके पास न्यूमिनेटर इंक्लूड हो गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये न्यूमिनेटर है। डिनोमिनेटर में आपके पास पॉपुलेशन आ जाती है, या चाहे वो मीडियम पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन जो वो पॉपुलेशन जो रिस्क में हो, पर्सन टाइम हो, पर्सन डिस्टेंस हो, या सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन हो, तो मीन्स कि न्यूमिनेटर डायरेक्टली रिलेट करते हैं इवेंट के साथ, टाइम के साथ, और जो डिनोमिनेटर है वो पॉपुलेशन के साथ रिलेट करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अ टॉपिक एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। इसमें जो आगे हम फर्दर पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो मेजरमेंट्स इसमें डिस्कस करेंगे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, ये इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, दैट इज अ सेशन अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स।